Hello everyone, welcome back to the next episode, next part number 7 of alcohol, phenol and ethers. Last part I think part number 6 जिसमें हम लोगों ने preparation of phenols ख़त्म किया था, सही है। तो preparation of phenols के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी reactions बताई थी, बहुत सारे mechanisms बताए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं chemical reaction of phenols और बताऊंगी तुम्हें कि केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल बिल्कुल एनालॉगस है किससे, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल से, है ना। बहुत सारी मैक्सिमम रिएक्शंस तो आपको सारी की सारी एनालॉजीज मिलेगी, जैसे वहाँ अल्कोहल के लिए की थी वैसा ही कुछ यहाँ पर फिनॉल के लिए होने वाला है। ठीक है, और ये चीज़ बता दूँ कि दिस इज़ द पार्ट जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, बहुत सारी नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस आएंगी इसके अंदर। इजी है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। एक ये पार्ट है जिसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन आती है और एक एल्डिहाइड कीटोन के अंदर जो आता है वो। ठीक है, यही दो पार्ट ऐसे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिसमें सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस आती हैं। तो बहुत अच्छे से देखें वीडियो को, केयरफुली देखें वीडियो को, पूरा देखें वीडियो को, आखिरी तक देखें और नोट्स अच्छे से बनाएं और नेम रिएक्शंस के लिए एक अलग से कॉपी बनाएं। ठीक है, नेम रिएक्शंस के लिए अलग से कॉपी बनाएं, पॉसिबल हो तो सारी की सारी नेम रिएक्शंस अलग कॉपी में लिखें, और पॉसिबल हो तो जैसे हमेशा मैं बताती हूँ जहाँ आपका सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आप अपने घर के जिस पार्ट पे, उस रूम की जगह की, उस जगह की दीवारों पर सारी की सारी नेम रिएक्शंस लिख के रखो। इट विल वर्क अ लॉट, बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, ट्रस्ट मी। नेम रिएक्शंस के चक्कर में ही लोग ऑर्गेनिक से दूर भागते हैं कि यार ये रटना है, बट यही पार्ट होता है जिसमें से जेईई एडवांस के अंदर बोलो, नीट के अंदर बोलो, चीज़ें पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यही पार्ट होता है वो, तो करना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है करने का, या तो दीवारों पे चिपका दो, ठीक है, या तो फिर एक अलग कॉपी बनाओ और रोज़ सुबह उठकर उसे एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, हो जाएगा। बाय द टाइम होता है, एकदम से नहीं होती चीज़ें। ठीक है, तो फटाफट से इसको शुरू करते हैं आगे, केमिकल रिएक्शंस एंड टेस्ट ऑफ फिनॉल। ठीक है, मैंने शायद फ्लाइट मोड पे नहीं रखा है, जिससे क्या होगा कि मैं इसको फ्लाइट मोड पे कर देती हूँ, नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। चलो ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। चलते हैं आगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल अल्कोहल जो होता है, ROH नॉर्मल पार्ट होता है, तो अल्कोहल में मैंने 3 तरह की रिएक्शंस देखी थी। एक जिसमें एसिडिक नेचर दिखता है, H निकलता है, दूसरा जिसमें पूरा OH सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, और तीसरा ऑक्सीडेशन वगैरह किया था। वैसे ही फिनॉल में 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अल्कोहल में 3 प्रकार की थी, फिनॉल में 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। देखेंगे कौन सी 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, ऐसा रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप का क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ होने वाला है। आइदर उसमें से H+ निकल जाएगा, ठीक है, एसिडिक नेचर शो करेगा, या तो OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसी और ग्रुप से, ARSN2 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्शन होगी जिसमें OH ग्रुप का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन होगी भाई रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, दूसरी रिएक्शन होगी जो कि बेंजीन रिंग पर चेंज कराएगी। अच्छा, क्यों चेंज कराएगी बेंजीन रिंग पे, तो भाई तुम्हें पता है कि ये बेंजीन है, बेंजीन पे OH लगा हुआ है, OH का होता है +M इफेक्ट, तो वो +M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स हैं, दे विल अटैक ऑन दीज पोजिशंस और वो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन करेंगे। एक रिएक्शन है जिसके अंदर OH ग्रुप का क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ होगा, OH ग्रुप के साथ कुछ ना कुछ चेंज होगा, और दूसरे टाइप की रिएक्शन है जिसमें OH के कारण, OH ने जो इफेक्ट डाला है बेंजीन पे, तो बेंजीन में चेंजेस आएंगे।
तो बेसिकली दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो कि हमें केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में देखनी है, या किसी भी एरोमेटिक सब्सटेंस, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में देखनी है। अब बेंजाल्डिहाइड ही ले लो यार, बेंजाल्डिहाइड इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें भी हम दो रिएक्शन देखेंगे। कौन सा? एक वो जो ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा उसका कुछ ना कुछ होगा, दूसरा भाई उस अल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण बेंजीन रिंग पर जो असर हुआ है, उस अल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण बेंजीन रिंग पर जो असर हुआ है, उस बेंजीन रिंग पे जो भी गड़बड़ हो रही है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट डिलेइंग। चलते हैं आगे। मैंने फिर से लेआउट बना रखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो द फर्स्ट रिएक्शन इज़ रिएक्शन ऑफ PCl5। आई होप आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। द रिएक्शन ऑफ PCl5, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, एक्चुअली फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ? PCl5 के साथ। देखते हैं कैसी रिएक्शन होगी यहाँ पर। अच्छा, अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन देख रखी है क्या हमने? देखिए ज़रा, यहाँ लिखते हैं अल्कोहल की PCl5 के साथ कैसी रिएक्शन होती है, बताओ ज़रा, याद आता है क्या कुछ? क्या बनता है? बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस। यस, क्या बनता है? कम ऑन, टेल मी क्या बनता है भाई? अल्काइल क्लोराइड बनता है शायद, RCl बनता है और H3PO4 फॉस्फेट बनता है, साथ में फॉस्फोरिक एसिड बनता है। ठीक है, वैसे ही फिनॉल के साथ भी रिएक्शन होती है। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करने जाऊं किसके साथ? PCl5 के साथ, तो एक तो बनता है अल्काइल हमारा हैलोअरीन, ठीक है, और साथ में बनता है हमारा H3PO4। पर ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप लोगों को पता हो, ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है। ये रिएक्शन जो है बेटा, इसके अंदर प्रोडक्ट कुछ और बनता है। आप लोगों को अगर याद हो, इसके अंदर प्रोडक्ट कुछ और बनता है, ये और ये शायद रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद आता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। याद आता है क्या तुम लोगों को? ये चीज़ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ही बनता है जो कि मेजर प्रोडक्ट बनता है, जहाँ तक मुझे याद आता है। और भी चीज़ें मुझे याद आती है। यहाँ पे H3PO4 नहीं बनता, यहाँ बनता है POCl3, और एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, और साथ में निकलता है HCl। ठीक है, और इनफैक्ट इस POCl3 के साथ हमारा जो फिनॉल है ये फर्दर रिएक्शन कर देता है। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे 3 फिनॉल होते हैं, ये 3H और 3Cl यहाँ से इस तरीके से, देखो बढ़िया डब्बा बना के निकाल देती हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से निकल जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर फॉस्फेट बन जाता है कुछ, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, यानी कि वो ऐसा बन जाता है P डबल बॉन्ड O और OPH और OPH, दिस इज़ कॉल्ड, और यहाँ पे 3HCl। ठीक है, इस चीज़ को मैं ज़रा नीचे रख देती हूँ, है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। इसे हम ट्राइफिनाइल फॉस्फेट कहते हैं। बेसिकली यही होता है हमारा जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है। याद है क्या? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, OC6H5। ठीक है, कितने बार? 3 बार, एंड दिस इज़ PO, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, C6H5 3 बार PO4, ऐसा भी लिख सकते हो। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। व्हेन phenol reacts with PCl5, then triphenyl phosphate is the major product। याद आता है क्या? देखो बताया हुआ है कुछ ऐसा। ये रिएक्शन हमने पहले भी की है। जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं तो हैलोअरीन मेजर प्रोडक्ट होता है, पर जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो हैलोअरीन मेजर प्रोडक्ट नहीं होता, मेजर प्रोडक्ट होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, देखो ज़रा, इसका मैकेनिज़्म वगैरह भी बताया हुआ है मैंने, लिख लो फटाफट से। फिर बात करते हैं अगली रिएक्शन जो यहाँ पे हमारी लिखी हुई है, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। ठीक है,
जिंक डस्ट से, जिंक डस्ट इज द ओनली रिड्यूसिंग एजेंट जो कि फिनोलिक OH ग्रुप को रिड्यूस करता है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि जिंक डस्ट क्या काम करता है। तो देखो लिखती हूँ कि भाई इट रिड्यूसेस फिनोलिक OH ग्रुप टू हाइड्रोजन में रिड्यूस कर देता है। सिर्फ फिनोलिक OH को ही रिड्यूस करेगा, कोई और अगर नॉर्मल अल्कोहल हुआ, अगर अलाइलिक बेंजाइलिक कोई भी अल्कोहल हुआ उसे रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ फिनोलिक OH को रिड्यूस करेगा। यानी अगर मेरे पास इस तरह का ग्रुप है और अगर मैंने उसमें जिंक डस्ट लगा दिया, ठीक है, और जिंक डस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो ये करेगा, बाकी कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। H2PDVD लगाओगे कुछ नहीं होने वाला, अल्कोहलिक ग्रुप मतलब ये OH वैसा का वैसा रहेगा H2PD लगाने से। सिर्फ और सिर्फ जिंक डस्ट है जो कि फिनोलिक को OH को कन्वर्ट कर देगा H, यानी कि यहाँ पर बना देगा बेंजीन, फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करता है। जिंक डस्ट इज द ओनली रिड्यूसिंग एजेंट जो फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करता है। आर यू गेटिंग मी? जिंक डस्ट इज द ओनली रिड्यूसिंग एजेंट जो फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करता है। फिर जैसे मान लो मेरे पास इस तरह का कुछ ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने जिंक डस्ट लगा लिया तो क्या होगा बताओ ज़रा। मान लो मेरे पास ये लगा हुआ है, इसको मैंने जिंक डस्ट लगा लिया, क्या होगा बताओ ज़रा। ये भी है, ठीक है, और मान लो कि मेरे पास ये लगा हुआ है, लो इसको मैंने जिंक डस्ट लगा लिया, देखो ज़रा क्या होगा, बताओ ज़रा, क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, बताओ क्या होगा, कैसा रिडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, देखो बताओ। देखो बना पा रहे हो क्या? ऊपर में एक फिनोलिक OH है, पहले तो फिनोलिक और अल्कोहलिक OH में फ़र्क देख पा रहे हो क्या? फिनोलिक और अल्कोहलिक OH में फ़र्क देख पा रहे हो क्या? ये वाला जो OH है, ये वाला OH कैसा OH दिख रहा है आपको? ये वाला OH फिनोलिक है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो फिनोलिक है। जिंक डस्ट फिनोलिक को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो बिल्कुल उसको कन्वर्ट कर देगा, वहाँ पे OH की जगह H चिपका देगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। कहाँ ये बेचारा क्रिसोल था, याद आता है? क्रिसोल बताया था, ओ क्रिसोल पी क्रिसोल, ठीक है, और अब क्या बन चुका है? टाउलिन बन चुका है, ठीक है। कहाँ क्रिसोल था तो टाउलिन बन चुका है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई गिव द नेम ऑफ रिएजेंट विच इज़ यूज टू कन्वर्ट क्रिसोल इनटू टाउलिन, ठीक है। सो जिंक डस्ट है एक रिएजेंट जो कि क्रिसोल से टाउलिन बना लेगा। फिर अगर बात करूँ तो भाई दिस इज़ द फिनोलिक OH, क्योंकि ये डायरेक्टली बेंजीन को जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो है ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप नहीं है। फिनोलिक ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ता है, ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो एज इट इज़ रखा रहेगा। मैंने तुम्हें क्या बताया था? सिर्फ फिनोलिक OH को ही वो कन्वर्ट करता है, बाकी बेंजाइलिक को कन्वर्ट नहीं करता। सिमिलरली फिर ये एक है जो कन्वर्ट हो जाएगा, भाई साहब इसका भी कुछ नहीं होगा और इसका भी कुछ नहीं होगा, ना कार्बोक्सिलिक रिड्यूस होगा, ना ही कोई अल्डिहाइडिक ग्रुप रिड्यूस होगा, कोई रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ फिनोलिक OH ही रिड्यूस होगा। इट इज़ अ वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट भाई। CH3 ये जिंक डस्ट जो है, इट इज़ अ वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट ओनली रिड्यूसेस, वो सिर्फ किसको रिड्यूस करता है?
तो भाई फिनोलिक OH को ही रिड्यूस करता है और किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फिनोलिक OH को रिड्यूस करेगा। क्या समझते हो? कुछ चीज़ें क्लियर होती है कि आपको जब जिंक डस्ट लिखा रहा तो समझ जाना कि फिनोलिक OH हटने वाला है और हाइड्रोजन आने वाला है। सो हियर इज़ द रिएक्शन रिडक्शन ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलें तो दिया हुआ है रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, रिएक्शन विद अमोनिया देखें, फिनॉल बुचरर रिएक्शन कहते हैं इसको, नेम रिएक्शन है बुचरर रिएक्शन, हालांकि है कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। बुचरर रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया, तुम ही कर लोगे, ये इतना सिंपल है। फिनॉल ले लिया है, ठीक है, और साथ में अमोनिया लिया है। अमोनिया के पास लोन पेयर हैं, ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन पे कुछ ना कुछ अटैक होने वाला है। और दूसरा ये एसिडिक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, तो ये भी निकल सकता है। अमोनिया इज़ अ बेस। यहाँ लेते हैं हम एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, ल्यूकास में लिया था हमने, ल्यूकास में एनहाइड्रस ZnCl2 लिया था। तो याद करो ल्यूकास में एनहाइड्रस ZnCl2 ने क्या किया था, या फिर मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है, ये लोन पेयर जो है वो एनहाइड्रस ZnCl2 में जिंक जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल है, तो वैकेंडी ऑर्बिटल है तो लोन पेयर बड़े ही आसानी से वो दे देगा। कौन दे देगा भाई? ओ ऑक्सीजन जो है वो जिंक को दे देगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब जिंक को दे देगा लोन पेयर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ बन जाएगी, यानी यहाँ पर कुछ ये ऐसा तो था ही, साथ में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा और वो ZnCl2 से कुछ जुड़ जाएगा और H+ तो जुड़ा ही हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है NH3 के पास भी लोन पेयर है। अच्छा, अब जैसे ही ऑक्सीजन के पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, ये वाला कार्बन जो है बेचारा वो एकदम तड़पना शुरू हो गया, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ने अब और खींच लिया ना इलेक्ट्रॉन को, तो ये कार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया है। तो बस इस बात का फ़ायदा उठाएगा हमारा अमोनिया, जिसके पास है लोन पेयर। अमोनिया क्या कर देगा? अमोनिया अपने लोन पेयर इस पे दे देगा और जाके वहाँ से बॉन्ड जो है बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, जैसे ही अमोनिया बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा। तो बस वो निकला पूरा ग्रुप और अमोनिया ने अटैक किया। तो जैसे ही अब अमोनिया ने अटैक किया, देखो ज़रा वहाँ पे क्या होने वाला है कि अमोनिया ने अपने लोन पेयर दिए NH और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। देखो जैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा ना, उसके सर पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने लोन पेयर दिया है ना इस कार्बन को। जब भी कोई चीज़ अपने लोन पेयर देती है ना किसी भी चीज़ को, तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। अमोनिया नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है। सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इससे ज़्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता, ना ही इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, पेंटावैलेंट वगैरह नहीं हो सकता है। कौन? अमोनिया। तो अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा भाई? अब ये होगा कि फिर वही नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख पाएगा और हाइड्रोजन को बोलेगा कि तू मुझे अपना बॉन्ड दे दे, और हाइड्रोजन H+ बन के निकल लेगा। H+ बन के हाइड्रोजन यहाँ से निकला, वहाँ से देखो ZnCl2 ने OH निकाला था, ठीक है, यहाँ से H+ निकला है, तो वो OH और H+ दोनों मिलकर के बनाएंगे पानी, दिख पा रहा है, और यहाँ पे लगेगा NH2 बेंजीन रिंग एज इट इज़, और पानी बन चुका है। और जो मेरा एनहाइड्रस ZnCl2 था वो एज इट इज़ बन गया है, क्योंकि इट वाज एडेड एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट देखो मैकेनिज्म में तो काम करता है बच्चों, पर कैटालिस्ट मतलब एज इट इज़ जैसा हमने डाला था वैसा का वैसा निकल जाएगा, ठीक है। कैटालिस्ट कुछ लोग बोलते हैं इट डजंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, इट टेक्स पार्ट इन द मैकेनिज्म, इट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, बट जैसा डाला था वैसा ही निकलेगा। देखो जैसा डाला था वैसे ही निकलेगा, मैकेनिज्म उसने किया है, मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट किया है,
ठीक है। तो दिस वाज द नेट मैकेनिज्म। अगर मैं बताऊं कि भाई नेट रिएक्शन क्या हुई है इस मैकेनिज्म की, तो देखो ज़रा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेट रिएक्शन की। नेट रिएक्शन क्या हुई है, तो नेट रिएक्शन ये हुई है कि मैंने लिया हुआ था फिनॉल और उसके साथ मैंने लिया हुआ था अमोनिया, यहाँ पर मैंने डाला हुआ था एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है ना, और यहाँ पर हो गया है NH2 का सब्स्टिट्यूशन और साथ में पानी निकल गया है, ठीक है। बोलो बोलो क्या कहते हो, आया। तो दिस वाज द नेट रिएक्शन, नाम बुचेरर रिएक्शन, ठीक है, बुचेरर रिएक्शन। इस तरीके की रिएक्शन हुई है। हाँ, अगर एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं डालोगे, देखो ये भी समझ लो, एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं डालोगे, अगर एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। फिनॉल का ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अगर आपको पता हो तो ये वाला हाइड्रोजन फिनॉल का एसिडिक होता है। अगर एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं डालोगे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर अमोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा और फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो जाएगा, अमोनियम फिनॉक्साइड सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, अमोनियम फिनॉक्साइड। फिर उसको हीट कर दोगे तो हीट करके भी ये चीज़ बन सकती है, बट वो थोड़ी क्या बोलते हैं लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने एनहाइड्रस ZnCl2 डाला है ताकि हम रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें। देखो ये जो मैकेनिज़्म बताया है, दिस इज़ अ टेंटेटिव मैकेनिज़्म। रिएक्शन पहले आती है, उसका मैकेनिज़्म सोचा जाता है, बाद में प्रपोज किया जाता है कि ऐसा हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही हुआ है, मैकेनिज़्म कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। बट ऐसे मल्टीपल मैकेनिज़्म सोचेंगे, मैं कुछ सोचूंगी यानी कोई और कुछ सोचेगा, कोई और कुछ सोचेगा, कोई और, ऐसे 50 मैकेनिज़्म सोचे गए होंगे। उसमें से सारे फैक्टर्स की स्टेबिलिटी को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल लगता है कि भाई ये वाली चीज़ हो सकती है, वो वाली चीज़ को फिर अप्रूवल दे दिया जाता है। तो इस तरीके का मैकेनिज़्म पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस वाज द बुचेरर रिएक्शन, दैट इज़ रिएक्शन विथ अमोनिया, फिनॉल का अमोनिया के साथ रिएक्शन, ठीक है। चलो बढ़ूँ आगे, लिख लो, पहले लिख लो जल्दी जल्दी से, चलो बढ़ते हैं आगे। एसिटाइलेशन, दैट इज कॉटन बाउमन रिएक्शन। दिख रहा है क्या, फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा तो नहीं हो गया है, फॉन्ट साइज़ थोड़ा तो छोटा हो गया है, ठीक है। इसको ज़रा मैं ऐसा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब ज़रा क्या कहते हो, कॉटन बाउमन रिएक्शन, एसिटाइलेशन, ओके। तो नाउ व्हाट इज़ दिस कॉटन बाउमन रिएक्शन एंड व्हाट इज़ दिस एसिटाइलेशन, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो। कुछ लोगों को बड़ी खुशी हो गई होगी ये देखकर कि वाओ वाओ मैम फिर से एसिटाइलेशन आ गया, हाँ 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 मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, है ना। कॉटन बाउमन रिएक्शन, एसिटाइलेशन यानी एसिटिल क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड जो है वो हम उसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। एसिटाइलेशन, अल्काइलेशन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का पार्ट है। चलो देखते हैं क्या है कॉटन बाउमन रिएक्शन। वैसे तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का पार्ट है जैसे मैंने बताया, पर एसिटाइलेशन यानी दो तरीक़ों से हो सकता है, दो जगहों पे हो सकता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई फिनॉल जो है, फिनॉल जो कंपाउंड है उसमें मेरे पास दो जगहें हैं सब्सटीट्यूट करने के लिए। एक मेरे पास ये रेड मतलब ब्लू वाला हाइड्रोजन है जो कि OH पे लगा है, ठीक है, और एक मेरे पास ये रेड वाला हाइड्रोजन है जो कि बेंजीन पे लगा है। एसिटाइलेशन दोनों जगह किया जा सकता है मेरे बच्चों। एसिटाइलेशन ब्लू हाइड्रोजन के जगह भी किया जा सकता है और रेड हाइड्रोजन के जगह भी किया जा सकता है, पर दोनों की कंडीशंस अलग अलग होगी, दोनों की कंडीशंस अलग अलग होगी, ठीक है। कॉटन बाउमन रिएक्शन का जो एसिटाइलेशन में कर रही हूँ, कॉटन बाउमन रिएक्शन का जो एसिटाइलेशन में कर रही हूँ उसमें मैं रेड नहीं ब्लू हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगी, जबकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का एसिटाइलेशन जब मैं करूँगी उसमें मैं रेड हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगी। बेंजीन रिंग पर जब हम एसिटाइलेशन या अल्काइलेशन करेंगे उसे मैं फ्रिडल क्राफ्ट कहूँगी, जबकि मैं ऊपर फिनॉलिक ग्रुप के लिए जब करूँगी उसको मैं कॉटन बाउमन रिएक्शन कहूँगी। समझ में आता है दोनों का डिफरेंस। कॉटन बाउमन रिएक्शन में फिनॉलिक ग्रुप का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एसिटाइल ग्रुप आएगा,
जबकि रेड वाला यानी बेंजीन का हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा और उसके जगह एसिटाइल ग्रुप आएगा, उसे मैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहूँगी। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन निकालना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। रेड हाइड्रोजन के लिए मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मेरे को इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3 वहाँ पर मुझे वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। कब एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा? जब मैं रेड हाइड्रोजन रिप्लेस करूँगी तब। जबकि यहाँ पर OH का जो H है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। OH का H फिनोलिक वाला जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको रिप्लेस करने के लिए मीडियम कैसा चाहिए होगा? बोलो बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन को भगाना है, मीडियम कैसा चाहिए होगा? बेसिक चाहिए होगा, ठीक है। तो बेसिक मीडियम लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर अभी स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन में, ठीक है। दिस वाज द वे, आई थिंक इसी तरीके से हमने एस्पिरिन वेस्पिरिन भी प्रिपेयर किया हुआ है। एसिटाइलेशन में मेरे को एसिटाइल क्लोराइड लगाना है, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड में यहाँ पर लगाऊंगी Cl डबल बॉन्ड CH3। आता मला काय करायचं आहे? आता मला ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव करना है, ठीक है। मुझे यहाँ से HCl निकालना है, तो अगर मुझे HCl निकालना है तो मुझे NaOH लगाना पड़ेगा एक्वस मीडियम में, तभी मैं एसिड निकाल पाऊँगी। जब मैं ये करूँगी तब मेरा सीधा सीधा ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जा कर के इधर पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखो, दिस ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 साथ में HCl, ठीक है। अच्छा, अदर देन दिस मैं एक चीज़ और ले सकती हूँ, ठीक है। एक मीडियम और ले सकती हूँ इस रिएक्शन के लिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फिनॉल लिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ लोग ना एसिटिक एनहाइड्राइड भी लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी लेते हैं, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड लेंगे तो होता क्या है कि यहाँ पर देखो ज़रा इस तरह की चीज़ निकल जाती है, CH3C डबल बॉन्ड OH, देखो CH3COOH, यानी कौन है? एसिटिक एसिड, ठीक है, निकल गया और बाकी चीज़ें यहाँ पे जाके जुड़ गई। तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ बनेगी, कुछ ऐसी चीज़ बनेगी। ये ऑक्सीजन था मेरे पास, अब इस पे आके जुड़ गया है ये, ठीक है। ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया है, देखो फिनाइल एसिटेट बन गया है। दिस इज ऑल्सो फिनाइल एसिटेट, दिस इज ऑल्सो फिनाइल एसिटेट। फिनाइल एसिटेट फॉर्मेशन हो गया है, ईस्टर बन चुका है और यहाँ पर जो साथ वाली चीज़ है दैट इज CH3COOH। यहाँ पर भी मुझे एसिड निकालना है तो मुझे NaOH लेना पड़ेगा एक्वस मीडियम में। तो ये दोनों वेज हो सकते हैं स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन के, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं लिख सकती हूँ, वैसे आप चाहो तो हर रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, कुछ नहीं है जो हो रहा है इसी को अंग्रेज़ी में लिखेंगे हम, ठीक है। तो एसिटाइलेशन ऑन फिनॉल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से हुआ है भाई? एक्वस NaOH, सही है, एक्वस NaOH की मदद से। एंड फॉर्मेशन हो गया है किसका? फिनाइल एसिटेट टेक्स प्लेस। फिनाइल एसिटेट दैट इज ईस्टर जो है बन चुका है वहाँ पर, ठीक है। और ईस्टर किसकी मदद से बना है? तो भाई बेस हमने लगा दिया। आप चाहें तो इसके पहले वाले रिएक्शन का भी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, क्या हुआ है इसके पहले वाले रिएक्शन में। देखो ज़रा क्या हुआ है, देखो ज़रा यहाँ पर फिनॉल ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एज अ कैटालिस्ट। देन फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, अमाइन कौन है? एनिलीन है, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन टुक प्लेस, एनिलीन हो गया, ठीक है। आपको मैकेनिज्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हुआ, पहले ये बना, फिर वो बना, फिर इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, बिल्कुल नहीं। ये तो इसीलिए बताया जाता है मैकेनिज्म वगैरह ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहे, ठीक है। बाकी उसका और कोई पर्पस नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन को अंग्रेजी में यहाँ पे लिख सकते हो।
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी रह गई है आप लोगों को, जो मुझे एक्चुअली सबसे पहले बता देनी चाहिए थी, और वो है कि ये फिनोलिक हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है। इस बात के एविडेंसेस, यानी ऐसे रिएक्शंस प्रूव कर देने चाहिए थे कि भाई ये जो फिनोलिक हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। तो अभी कर लेते हैं, देखो ज़रा बता देती हूँ फटाफट से। ठीक है, ऐसे बता देती हूँ, हेडिंग डाल दो, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, इस बात को हम प्रूव कर देंगे। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया है ये। ओके, तो फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, इस बात को हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, क्यों होता है ये एसिडिक नेचर? तो देखो बताया जाए क्यों होता है। भाई यहाँ पर जो है फिनॉल है, ठीक है, आप अगर इसको बेस में डालते हो, या आप अगर इसको बेस में नहीं भी डालते हो, पानी में भी डालते हो, तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से O- बना देता है और H+ दे देता है। ठीक है, ये कहलाता है फिनॉक्साइड आयन, ये कहलाता है फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, वेरी स्टेबल। क्यों भाई? तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण वो बहुत स्टेबल होता है। अब वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इतना तो आपको आना ही चाहिए, पर फिर भी बता देती हूँ फॉर द सेक ऑफ अदर्स। जो नए लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है, किस तरह का होगा, तो यहाँ पर देख लो, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, और ये इस तरीके से फिर वही होगा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। फिर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है, और फिर साइमल्टेनियसली ये इधर चला जाएगा, तो नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो वापस से हमारा नॉर्मल फिनॉल ही बन जाएगा, लाइक दिस। So phenoxide ion is very stable due to its resonating structures, complete resonance हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए वो हाइड्रोजन पहली फुर्सत में निकल जाता है और एसिडिक नेचर देता है। ठीक है, एक और टेस्ट है इसका कि भाई ये पता लगाने का कि फिनॉल एसिडिक है, कैसे? तो इट ऑल्सो इवॉल्व्स, वो इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ मेटल। ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि भाई मेटल पे आप किसी भी एसिड को डाल दो तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। लाइक आप फिनॉल का रिएक्शन करो सोडियम के साथ, ठीक है, तो क्या होगा पता है, यहाँ पर बन जाएगा वही हमारा O- Na+ सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। दिस इज़ अनदर टेस्ट। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जब भी हमको किसी को देखना होता है कि भाई कोई वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर एक बेस एसिड, बेसिक नॉर्मल एसिड माना जाता है कार्बोनिक एसिड। तो जब भी हमें देखना होता है कि भाई कोई भी एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है या कार्बोनिक एसिड से वीकर है, तो देयर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड सोडा टेस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, NaHCO3 जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को उस एसिड में डाल देते हैं। ठीक है, जो भी एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 इवॉल्व कराता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 इवॉल्व कराता है, वो अच्छा एसिड माना जाता है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो, जितने भी COOH वाले एसिड्स हैं वो, कार्बोक्सिलिक जिन्हें हम कहते हैं, जितने भी मतलब H2CO3 कार्बोनिक एसिड है वो, ठीक है, और नाइट्रोफिनॉल्स, क्या कह रही हूँ, नाइट्रोफिनॉल्स और सल्फोनिक एसिड्स, ये जो एसिड्स होते हैं ये क्या बोलते हैं, CO2 इवॉल्व कराते हैं। नॉर्मल फिनॉल CO2 इवॉल्व नहीं कराता है, किससे, उसी से अपने Na2CO3 के साथ। देखो बता देती हूँ, उसके लिए भी आगे हमें जाना पड़ेगा, बट उसके लिए भी हमें एक पेज नया लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और टेस्ट है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 shows
एफरवेंसेस, एफरवेंसेस का क्या मतलब होता है? CO2 इवॉल्व कराते हैं ऑन रिएक्शन विथ NaHCO3। सो कौन कौन भाई, कौन कौन शो कराते हैं? क्या कर रही हूँ ये मैं? ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स देते हैं क्योंकि वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड्स, ये पता होगा तुम लोगों को शायद, ठीक है। एंड नाइट्रोफिनॉल्स, नाइट्रोफिनॉल्स जो होते हैं गिव दिस टेस्ट, वो इस टेस्ट को दे देते हैं, ठीक है। नॉर्मल फिनॉल की अगर आप बात करोगे, नॉर्मल फिनॉल को अगर आप NaHCO3 में मिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। जबकि आप किसी कार्बोक्सिलिक को अगर NaHCO3 में मिलाओगे तो डेफिनेटली वो बनाएगा Na2CO3 और CO2 इवॉल्व कर देगा, या H2CO3 बना लेगा, मैं ये कहूँ H2CO3 बना लेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ वो कर देगा अगर आप नॉर्मल किसी एसिड को यानी H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड को आप अगर लेते हो तो, ठीक है। यहाँ पे H2CO3 एसिड, ये इसको अगर मैं एसिड 1 बोलूँ और इसको अगर मैं एसिड 2 बोलूँ, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि भाई एसिड 2 जो है वो वीक है किससे? एसिड 1 से, है ना। एसिड 1 स्ट्रॉन्गर है, और अगर आपने थोड़ी बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम वीक साइड टू रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर साइड टू वीक साइड। तो रिएक्शन यहाँ पर हमेशा फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा H2CO3 स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल इज़ द वीकर वन, तो इसीलिए क्या होगा, फिनॉल के साथ वो रिएक्शन नहीं होगी। कौन सी वाली? NaHCO3 वाली। जबकि बाकी यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं जो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं उनके साथ वो रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपको इस स्टेटमेंट में और भी चीज़ें ऐड करानी हैं तो आप बिल्कुल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो देखिए, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए, मैंने जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ वहाँ पे लिखा रखा है, ठीक है। वो जो जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके अनुसार जितने भी एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर हैं वो सारे ये टेस्ट दे देंगे, जो वीकर हैं वो नहीं देंगे। आई होप चमकता होगा कुछ ना कुछ। तो चलो फटाफट से लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। फिर देखते हैं अब आगे और कौन कौन सी रिएक्शंस है जो कि फिनॉल देता है। देन अल्काइलेशन, ठीक है, हेडिंग्स थोड़ी छोटी हो गई हैं, देख लो। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन विलियमसन सिंथेसिस, ओहो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, मज़ा आ जाएगा अब तो, ठीक है। फिर से वो OH ग्रुप, विलियमसन सिंथेसिस अगर मैं ROH अल्कोहल वाले में याद कर रहा हूँ तो क्या करते थे हम, ROH को NaOH से रिएक्ट करते थे, RONA, ठीक है, रो देते थे हम रोना बना के, यानी वही अपना सोडियम अल्कोक्साइड बनाते थे और फिर उसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाते थे। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करनी है मैंने, फिनॉल के साथ करनी है। देखते हैं कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। फिनॉल लिया है, ठीक है, और मैंने फिर लिया हुआ है एक्वस NaOH। क्या होगा, वहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड बनता था, यहाँ पर बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, और साथ में बन जाएगा पानी। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाती थी, हाँ बिल्कुल। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा दो, RX, कोई भी RX ले लो, ज़्यादा पर्टिकुलर होना है तो भाई CH3Cl ले लो, ठीक है। इसको यहाँ से रिएक्ट करवा दो, क्या होना है बताओ ज़रा। तो भाई सीधी सी बात है, NaCl निकलना है, ठीक है, निकल गया NaCl, CH3 उसमें चिपकना है, ठीक है, CH3 चिपकना है तो इस तरह की चीज़ बन जाएगी। देखो
आई थिंक मिथाइल फिनाइल ईथर बन जाएगा, फिनाइल मिथाइल ईथर और NaCl निकल लेगा। क्या कहते हो? विलियमसन सिंथेसिस, वही वाली चीज़, सेम रिएक्शन, सेम एज इट इज़ सेम, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, फिर अच्छा, ये इसमें ना मिथाइल चिपकाने का एक और तरीका बताया था, तुम्हें याद आता है कि एक और रिएजेंट बताया था जो कि हर बार मिथाइल चिपकाने का काम करता था। बेस फेस नहीं लगता था उसमें, हीट लगती थी। एंड दैट रिएजेंट वाज, यस, क्या था वो, कुछ CH2N2 कुछ था, क्या तो नाम था यार उसका, क्या नाम था देखो, याद आता है कि तुम्हें? CH2N2 मिथाइल ग्रुप चिपक जाता था, मिथाइल ईथर बनाने के काम आता था वो हमेशा। याद हो अगर तो डाईएज़ोमीथेन कहा जाता है उसे, डाईएज़ोमीथेन कहा जाता है, तो उसे याद है क्या तुम्हें? देखो तो वही फिनॉल लिया था, जैसे पहले अल्कोहल लेंगे अब फिनॉल लेंगे, साथ में लिया है CH2N2 एंड द नेम इज़ डाईएज़ोमीथेन। ठीक है, कुछ भी नहीं, इसको बस थोड़ा हीट किया था हमने। हीट करते ही होता क्या है कि ये CH2 जो है ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है और N2 लिबरेट कर देता है। याद है क्या? बहुत सिंपल रिएक्शन थी वो, कुछ ऐसी हुई थी, यानी यहाँ पे OCH3 मिथाइल ईथर बन जाएगा और N2 इवॉल्व हो जाएगा। हमेशा मिथाइल ईथर ही बनेगा, पर एक साइड मिथाइल ही लगेगा क्योंकि यही वाला CH2 ऐड होगा। तो कहीं भी अगर मिथाइल ग्रुप ऐड करना है ना मुझे, तो ये CH2N2 यानी डाईएज़ोमीथेन बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है, याद होगा तो। क्या कहते हो, याद आता है? कुछ किया है हमने, दो तरीक़ों से हमने ईथर प्रिपेयर किया था, पहले भी दो तरीक़ों से ही प्रिपेयर किया था। एक तो हमारा यही था, क्या कहते हैं उसको, विलियमसन्स, और दूसरा हमारा था डाईएज़ोमीथेन CH2N2। सिमिलरली फिर P2S5, P2O5 ऑक्सीजनेटिंग एजेंट है, P2S5 क्या बना रहा था? अल्कोहल की भी रिएक्शन की थी हमने इसमें, P2S5 के साथ अल्कोहल की भी रिएक्शन की थी। क्या बना रहे थे हम? अल्कोहल के भाई बना रहे थे, अल्कोहल का भाई था थायोल, याद आता है? यहाँ पे भी वैसे ही चीज़ होने वाली है, सेम रिएक्शंस है बच्चों, एकदम सेम रिएक्शन है। जो अल्कोहल के साथ हुआ था वही यहाँ पर फिनॉल के साथ होने वाला है। अल्कोहल के साथ क्या हुआ था? थायोल बना था, वैसे ही यहाँ पर होने वाला है, OH के जगह SH लगने वाला है। क्या कहते हो? वही चीज़ होने वाली है, जैसे वहाँ पर थायोल बना था यहाँ पर भी थायोल बनेगा, सेम रिएक्शन है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो शायद, रिलेट कर पा रहे होंगे शायद से। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या दिया है? ओके, नाउ अब आ गया है हमारे रिएक्शंस का अगला सेगमेंट। देखो अब आ गया है हमारे रिएक्शंस का अगला सेगमेंट, दैट इज़ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग। पहला सेगमेंट ख़त्म कर लिया हमने, जिसमें हमने OH के साथ पूरी मस्ती की थी, OH ग्रुप के साथ पूरी मस्ती की थी, हाइड्रोजन निकाला। ठीक है, हाइड्रोजन निकाला, उस पर सोडियम चिपका दिया, फिनॉक्साइड बन गया, फिर उसे और RX के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ईथर बन गया, ईथर बनाया, ईस्टर बनाया, अल्काइलेशन असाइलेशन करके, है ना, और भी ये सारी चीज़ें बनाई। तो हमने अभी तक सारी मस्ती OH ग्रुप के साथ की थी, अब बेंजीन रिंग पे करेंगे। तो देखो ज़रा, बेंजीन रिंग पे हैलोजिनेशन करते हैं। पहली बात तो बेंजीन रिंग पे कैसा होगा, बेंजीन रिंग पे जो भी रिएक्शंस अब होंगी ना, वो रिएक्शंस होंगी बेटा, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं ये वाला ग्रुप है, OH ग्रुप है। ठीक है, OH ग्रुप पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसा है। कैसा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? बताओ ज़रा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि लेने वाला है? कम ऑन, कमेंट करो। एक्चुअली मैंने मेरी लास्ट वीडियो जब देखी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही थी उसमें, तो मैंने सोचा है कि मैं अब इस वीडियो में बहुत स्लो पढ़ाऊँगी तुम्हें, बहुत ही स्लो पढ़ाऊँगी, भले ही वीडियो बड़ा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस एम इफेक्ट देने वाला है ये, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट देने वाला है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये तो समझ गया होगा, इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि भाई OH ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है
कि वो सारे के सारे जो मेरे इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स हैं यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करेगा। और कौन सी पोजीशन पर एक्सेप्ट करेगा बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हैलोजिनेशन कराना है, हैलोजन को लगाना है। अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि भाई जब बेंजीन पे हैलोजन लगाना होता है तो Cl+ बनाना होता है, और जब मुझे मेरे कार्बन चेन पे हैलोजन लगाना होता है तो मुझे रेडिकल बनाना पड़ता है। रेडिकल बनाने के लिए सनलाइट लगाना पड़ता है, और क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन यानी कि प्लस वाला आयन बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है बताओ? चलो अब तुम ही बताओगे, सारा तुम ही बताओगे। क्या लगाऊं, कौन सा रिएजेंट लगाऊं जिससे कि मेरे पास यहाँ Cl+ पैदा हो जाए और इलेक्ट्रोफाइल पैदा हो जाए और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए। ठीक है, बताओ ज़रा। भाई Cl2 है, Cl+ तब पैदा होगा जब Cl- खा लिया जाएगा। Cl- खाने के लिए मुझे चाहिए होगा कोई ना कोई लेविस एसिड, जैसे कि FeCl3, FeBr3, क्या कहते हो, ऐसा कुछ चाहिए। सही है, ये खा लेगा Cl-, Cl+ प्रोड्यूस हो जाएगा, Cl+ यहाँ चला जाएगा और वो जाकर बैठ जाएगा या तो मेरे ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल बनाने के लिए, या तो फिर पैरा पोजीशन पे पैरा क्लोरोफिनॉल बनाने के लिए। ओ क्लोरोफिनॉल या पी क्लोरोफिनॉल। सही बात है, ठीक है, बात है यहाँ पर वही होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज़्म की बात करूँ तो वैसे तो इसका मैकेनिज़्म बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, नॉर्मल EAS जैसा है। आप चाहो तो फिर बता देती हूँ। यहाँ पर OH रहेगा, ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड रहेगा, इस तरीके से Cl+ जनरेट होगा। ये Cl+ क्या करेगा तो भाई साहब ये Cl+ जा कर के मेरे इस डबल बॉन्ड पे कूदेगा और वहाँ पर फिर कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी। आप बोलो तो मैं मैकेनिज़्म भी बता देती हूँ, दैट इज़ OH। ठीक है, सिमिलरली फिर यहाँ पर कुछ ऐसे Cl+ जैसा कुछ यूँ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर Cl+ यहाँ लग जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा, Cl+ यहाँ लग जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा। OH ये इधर हुआ, यहाँ लगा Cl, यहाँ लगा पॉजिटिव, फिर ये पूरा रेजोनेट करेगा और एक जगह से H+ निकल लेगा। ठीक है, रेजोनेट करेगा और फिर H+ निकल लेगा। जैसे ही H+ निकलेगा हमारा, वैसे ही आप बोलो तो फिर मैं आगे भी बढ़ी जाती हूँ। अब जब इतना बताया तो पूरा ही बता देती हूँ, ठीक है ना। यानी कि ये यहाँ जाएगा, रेजोनेट करा लो उसको बड़े प्यार से, है ना। रेजोनेट करा लोगे तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये OH यहाँ गया, पॉजिटिव यहाँ आया, पॉजिटिव यहाँ आया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब क्या होगा, यहाँ लग गया Cl, फिर क्या हुआ, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब क्या होगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ आ जाएगा और कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वेरी डिटेल्ड मैकेनिज़्म आप अगर देखेंगे ना इसका, तो डिटेल्ड मैकेनिज़्म आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म के पार्ट 1, 2 या 3 में ही मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड मैकेनिज़्म आपको पार्ट 2 या 3 में ही मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज़्म। यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होता है और कुछ भी नहीं होता, सिंपल H+ निकल जाता है और H+ निकल करके फिर पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से होता है हमारा हैलोजिनेशन। मेन चीज़ याद रखने की क्या है, FeCl3 लिया है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलूँ अगर आगे तो नाइट्रेशन, फिर आएगा सल्फोनेशन। ठीक है, अच्छा इसमें हैलोजिनेशन में यार एक चीज़ और बतानी थी मुझे, एक रिएक्शन और थी एक्चुअली फिनॉल की जो मुझे हैलोजिनेशन के अंदर आपको बतानी थी। अगर मैं यहाँ पर Cl2 के साथ FeCl3 ना लूँ, ब्रोमीन के साथ एक्चुअली एक इसकी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है वो। ठीक है, ब्रोमीन के साथ है, लाइक फिनॉल है और फिनॉल को मैंने लिया हुआ है ब्रोमीन के साथ और साथ में मैंने लिया हुआ है वाटर। दिस इज़ कॉल्ड ब्रोमीन वाटर, इसे कहा जाता है ब्रोमीन वाटर।
ठीक है। तो अगर ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल लेती हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत स्पेशल चीज़ बन जाती है। यहाँ पर भी ब्रोमीन लग जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दिस इज़ कॉल्ड 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। एक स्पेशल कंपाउंड है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अगर मैं पानी के साथ रिएक्शन करती हूँ, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करती हूँ, एक्चुअली ये एक वाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली टेस्ट की तरह भी काम आती है। किसकी? फिनॉल की टेस्ट की तरह भी काम आती है। यानी अगर मैंने आपको कोई सब्सटेंस दिया है, कोई लिक्विड दिया है और आपको पता करना है कि वो फिनॉल है या नहीं, फिनॉल है या नॉर्मल अल्कोहल है, तो आप उस नॉर्मल अल्कोहल में अगर ब्रोमीन वाटर डालोगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन वाटर डालोगे, फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालोगे, तो इट विल फॉर्म 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल विच इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी बतानी है कि पिछले रिएक्शन में हमने ये जो FeCl3 लिया हुआ था, हम नॉर्मली यहाँ पे FeCl3 के जगह CCl4 और CHCl3 ऐसा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी यही होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी Cl+ जनरेट करके दे देगा और सेम मैकेनिज्म होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नॉन पोलर सॉल्वेंट भी प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। और यानी यहाँ पे बेसिकली नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट का ही खेल है। अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लेती हूँ तो एक ही जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लेती हूँ, यहाँ पे पानी मैंने लिया हुआ है, पोलर सॉल्वेंट ले रही हूँ, तो मल्टीपल जगहों पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे मिलती है। तो फिर चलें अगर हम आगे तो देखें यहाँ पे क्या है, तो चलते हैं फिर अगला वाला जो है हमारा नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। नाइट्रेशन भी जब हम करते हैं तो फिर वही है NO3+ या हमको नाइट्रो ग्रुप NO2+ हमको नाइट्रो ग्रुप मिलने वाला है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो मैं फ़िनॉल लेने वाली हूँ और फिनॉल के साथ में HNO3 तो लेने ही वाली हूँ, ठीक है, जिसके साथ एक्चुअली मुझे एसिड बेस टाइप की रिएक्शन यहाँ पे पहले होगी। NO2 नाइट्रो मतलब NO2 जो है नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पर भी 2 कंडीशंस हैं मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर भी 2 कंडीशंस हैं। अगर मैं डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लेती हूँ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर मैं डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लेती हूँ, डाइल्यूटेड HNO3 लेती हूँ, तो सिंपल ये या तो ऑर्थो से हाइड्रोजन निकालेगा या तो पैरा से हाइड्रोजन निकालेगा। और मुझे यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज O नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज P नाइट्रोफिनॉल। P नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर वो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर भी सवाल आते हैं, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था तब बताया था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो करता है वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, याद होगा तुम लोगों को, यहीं के यहीं जुगाड़ जमा लेता है ये अपना, ठीक है, यहीं के यहीं जुगाड़ जमा लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर यानी आपस में 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो इनके एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट को लेकर सवाल आता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? जो खुद ही खुद का हाथ पकड़ेगा, इंटर का ज़्यादा होगा या इंट्रा का ज़्यादा होगा? चलो बताओ, कमेंट करो। इंटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या इंट्रा का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? बताओ जल्दी फटाफट। यस, बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन भी है ये। ऑब्वियसली पैरा का ज़्यादा होगा, इंटर का ज़्यादा होगा, यानी जब वो आसपास वालों को पकड़ के रखेगा तब ना खुद उड़ेगा ना दूसरों को उड़ने देगा, ठीक है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल यानी जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इंट्रा वालों से यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से बड़ा होता है। पैरा का ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं डाइल्यूट HNO3 ले रही हूँ तो ये बनेगा कुछ 0 से 10 डिग्री सेल्सियस वगैरह इसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता।
अच्छा, व्हाट इफ कॉन्सेंट्रेटेड ले लें? अगर मैं फिनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लूँ तो? याद करो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. दिस वाज नाइट्रेटिंग मिक्सचर. बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है ये, बहुत ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप क्या बोलते हैं ये करेगा, ये देगा आपको. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मिलती है विच इज़ 2,4,6 trinitrophenol. This is 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6. अभी ट्राइब्रोमोफिनॉल बना था, अभी बनेगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड. ठीक है ना, ये पिक्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये तीनों एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जिसमें से ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. इनफैक्ट ये लोग एफरवेंसेस भी देते हैं NaHCO3 के साथ. पिक्रिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कब होगा? नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3. और ऊपर वाला कब होगा? वो होगा डाइल्यूट HNO3 के साथ. ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शंस हैं. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ये होगा, डाइल्यूट वाले के साथ ऑर्थोपैरा बनेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड वाले के साथ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दैट इज पिक्रिक एसिड विल फॉर्म. देखो ज़रा क्या आता है, मज़ा आता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं? चलो, लिख लिया हो अगर, तो इसके बाद बढ़ती हूँ आगे. नेक्स्ट वन इज़ सल्फोनेशन. ठीक है, सल्फोनेशन होगा H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. ठीक है, यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक और एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन. ऑब्वियसली सल्फोनिक है तो अब वो प्रायर माना जाएगा, और OH ग्रुप जो है अब उसकी लीस्ट प्रायोरिटी होगी. तो अब OH को अल्कोहल नहीं बोलेंगे हम, OH को मतलब ऑल नहीं बोलेंगे हम, OH को बोलेंगे हम हाइड्रोक्सी. ठीक है, तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस होगी, पर यहाँ पर टेम्परेचर की अलग कंडीशंस होती हैं. यानी लोअर टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, प्रीडोमिनेंटली फॉर्म होता है, और हायर टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म होता है सल्फोनेशन में. नाइट्रेशन में ऐसा नहीं रहता. नाइट्रेशन में नॉर्मली नाइट्रेशन होगा तो लोअर टेम्परेचर पे होगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर मल्टीपल नाइट्रेशन ऑर्थो पैरा दोनों पे सब्सटीट्यूशन होने लग जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो तीनों पे होने लगेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा. यहाँ पर होता एक ही जगह पर है, आइदर ऑर्थो और पैरा. ठीक है, पर प्रीडोमिनेंस जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से डिसाइड होता है बच्चों. लोअर टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होता है और हायर पे पैरा. लेट मी चेक इफ आई एम करेक्ट. एग्जैक्टली आई एम करेक्ट. ठीक है, तो चलो फटाफट से सल्फोनेशन करते हैं. यहाँ पर फिनॉल लिया है हमने, फिर यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज़ नथिंग बट H2SO4. ठीक है, क्या होगा? लोअर टेम्परेचर है 20-25 डिग्री के आसपास, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है. सिंपल है, यहाँ से पानी निकल जाएगा. ठीक है, SO3H विल गेट सब्सटीट्यूटेड देयर, और व्हाट आई एम गेटिंग इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी. दिस इज हाइड्रोक्सी नाउ. ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड. ऐसा है नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, बेंजीन तो लगाना ही भूल गई भाई. ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अब इसमें पैरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, बनेगा ना, बट द मेजर विल बी ऑर्थो एट रूम टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर. ठीक है, whereas if I'll go for higher temperature, if I'll go for 100 degrees or something, अगर मैं वही कॉन्सेंट्रेटेड ले रही हूँ, अगर मैं वही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फोनिक एसिड हायर डिग्री पर ले लूँ तो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, 100 डिग्रीज पर ले लूँ तो इस तरह की चीज़ें होगी. अब पैरा से हाइड्रोजन रिमूव होगा और देखेंगे ज़रा क्या बनेगा. ये बन जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हो, कुछ समझ पाते हो कि नहीं? देखो ज़रा। चलते हैं आगे, देखते हैं और कोई रिएक्शंस हैं क्या। ओहो, हमारी सबकी फेवरेट, देखो फ्रिडल क्राफ्ट, हम सबकी फेवरेट। अभी किया था एक स्कॉटन बाउमन में हमने OH वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया था। अब यहाँ कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बताओ ज़रा, तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होना चाहिए, क्या कहते हो भाई? ऑब्वियसली बेंजीन रिंग वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे OH वाला एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए बेस लिया हुआ था, यहाँ पर बेंजीन वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए क्या लेना होगा भाई? लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 लेना होगा, क्या कहते हो? सही बात है। तो अब यहाँ पर भी दो प्रकार की रिएक्शन होगी, एक होगी अल्काइलेशन, दूसरी होगी असाइलेशन। तो पहली ले लेते हैं अल्काइलेशन। वहाँ पे अल्काइलेशन किया था ना तो ईथर बना था, याद करो, विलियमसन सिंथेसिस और डाइएज़ोमीथेन। यहाँ पे अल्काइलेशन करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे ले लिया मैंने फिनॉल, ठीक है, ये मेरा हाइड्रोजन। साथ में मेरे को अल्काइलेशन के लिए CH3Cl लेना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3, जो कि ये Cl माइनस खाएगा और CH3 प्लस प्रोड्यूस करेगा। और बस यही CH3 प्लस है मेरे बच्चों जो इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, क्या कहते हो? तो यहाँ पर वही मतलब दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, आइदर ऑर्थो और आइदर पैरा, ठीक है। देखो जरा, CH3 में OH लगा है, मतलब फिनॉल पे CH3 लगा है। इसका एक स्पेशल नाम बताया था जब फिनॉल का इंट्रोडक्शन दिया था, तो देखो क्या नाम था, कुछ टाउलिन OH हाइड्रोक्सी ऐसा कुछ, क्रिसॉल बताया था, याद है? यस, क्रिसॉल। दिस इज बेसिकली दिस इज O क्रिसॉल एंड दिस इज P क्रिसॉल। याद आता है क्या? याद आता है? वैसे ही कर सकते हो, अब जैसे अल्काइलेशन कर लिया है वैसे असाइलेशन कर लो भाई। असाइलेशन, तो असाइलेशन कैसे कर पाओगे? तो असाइल क्लोराइड लगाना पड़ेगा आपको, तो फिर लगाओ बेंजीन नहीं, फिनॉल, सॉरी। और फिर लगाओ, या तो आप असाइल क्लोराइड लगा लो, ठीक है, और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 लगा लो, दिस कैन बी अ थिंग। या फिर आप वही अपना फिनॉल ले लो और साथ में ये लगा लो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो, एक ही बात है। फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी ऊपर में भी वही चीज़ हो जाएगी, ये जाएगा, ये इधर पे रिप्लेस करेगा, यहाँ पर भी ये जाएगा, ये इधर पे रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। और जो प्रोडक्ट बनने हैं वो तो एक ही से बनने हैं, यानी वही ऑर्थो और पैरा वाले, कुछ ऐसे फिनॉल, और यहाँ पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन यस, और वैसे ही पैरा हाइड्रोक्सी, सही है। देखो ज़रा, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, सेम प्रोडक्ट्स। हाँ, बस ये दोनों यूज़ कर सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हो और एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। इन दोनों से फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है, एसाइलेशन हो सकता है, दोनों से हो सकता है। तो इस तरीके से आप एसाइलेशन कर सकते हो। पर नॉर्मली जब फ्रिडल क्राफ्ट वाला एसाइलेशन किया जाता है ना, तो ये वाली चीज़ को हम थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ को हम ज़्यादा प्रेफर पता है क्या कब करते हैं? जब हम वो OH ग्रुप सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है, ईस्टर बनाना होता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से फास्ट निकलता है ना। एक्चुअली ये वाली चीज़ जो है ना, वो ये वाला हाइड्रोजन फास्ट निकालती है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि वहाँ पे वो बन जाता है, हमारा एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस रिएक्शन के लिए थोड़ा कम प्रेफर की जाती है। हालांकि आप एनहाइड्रस AlCl3 डाल दोगे तो वो ये रिएक्शन करवा देगा, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 इस पे माइनस चार्ज है, तो ये इतना पोर्शन खा लेगा
और आपको ये वाला इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगी, साथ में ये भी हो जाएगी, पर आप सब जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन इज मच फास्टर देन एनी ऑफ दी रिएक्शंस। तो इससे प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट यहाँ पर ये एसिटिक एनहाइड्रेट लेने से इतना प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ये वाला नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप अगर कहीं भी बाहर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखी हुई देखोगे ना, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में इसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। प्रेफर्ड, मोर प्रेफर्ड, PRE फर्ड, वही क्या लिख रही हूँ मैं, मोर प्रेफर्ड, सही तो लिख रही थी, ठीक है। सानवी सही कहती है, मैं सही लिखती हूँ, फिर भी ऐसा बोल देती हूँ, चेक कर लेना, खैर चेक कर लेना। तो मोर प्रेफर्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हालांकि हमें जब ऊपर वाला OH का H निकालना होता है तब ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, फटाफट से देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट के बाद हमारे लिए यहाँ पे क्या है। ओके, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। नाउ दिस इज फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नाउ दिस इज़ वन ऑफ दी मोस्ट आस्क्ड, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी हुई नेम रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद एक और आएगा रीमर टीमन रिएक्शन, और वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, रीमर टीमन रिएक्शन, ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे घोट लो उसको, दिन रात बैठ कर घोट लो बस, यानी दीवारों पर लिख लिख के घोट लो, वो इतने अच्छे से आनी चाहिए ना रीमर टीमन रिएक्शन तुम्हें। और ये भी गैटरमैन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा गैटरमैन में हमारे पास क्या है। अगर मैं रिएक्शन के अंदर बताऊं, फॉर्माइलेशन है यानी यहाँ पर बेसिकली अल्डिहाइड बनने वाला है, ठीक है। अल्डिहाइड बनने वाला है फिनॉल से, तो अल्डिहाइड बनने वाला है अगर फिनॉल से, तो मैं देखूं यहाँ पर रिएक्शन कैसी होने वाली है। हाइड्रोजन साइनाइड लेना पड़ता है, यहाँ पर फिनॉल लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पर ना मुझे लेना पड़ता है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मुझे लेना पड़ता है HCl, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl लेना पड़ता है। और फिर मुझे देखो, मैं पहले बता देती हूँ तुम्हें कि पहली स्टेप में मुझे लेना पड़ता है हाइड्रोजन साइनाइड और HCl, और दूसरे स्टेप में मुझे करवाना पड़ता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्या करवाना पड़ता है बेटा? हाइड्रोलिसिस। और फिर मुझे मिलता क्या है? तो मुझे यहाँ पर मिलता है अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। मुझे यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है। जो प्रोडक्ट होता है मेरा होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मैं ये एरो को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें उसमें लिखनी है। तो मुझे यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी, दिस पैरा हाइड्रोक्सी, एंड यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो जब भी मुझे अल्डिहाइड लगाना होता है ना, फॉर्माइल ग्रुप यानी अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो फॉर्माइलेशन यानी एडिशन ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो जब भी मुझे एडिशन ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप करना होता है तो मैं गैटरमैन सिंथेसिस करना बिलीव करती हूँ। गैटरमैन सिंथेसिस बहुत ही फेमस सिंथेसिस मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी आने वाला है हमारा, अल्डिहाइड कीटोन्स, उसमें हम अल्डिहाइड बनाना सीखेंगे। तो गैटरमैन कोच, ये सिंथेसिस मेथड्स, दीज आर स्पेसिफिकली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना है, बेंजाल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है? हाइड्रोजन साइनाइड लिया हुआ है और HCl लिया हुआ है, और इन दोनों को मैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में लेती हूँ बेटा, ठीक है। और पहले स्टेप में मैं ये दोनों को लेती हूँ और दूसरे स्टेप में मैं हाइड्रोलिसिस कर देती हूँ, ठीक है, मतलब पानी लगा देती हूँ। तो मैं बेसिकली कर क्या रही हूँ, मैं अगर इसका मैकेनिज्म बताऊँ, रिएक्शन तो मैंने बता दिया है क्या होना है भाई। फिनॉल लिया है, फिनॉल को HCN और HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और पानी वगैरह लगा करके मैंने क्या बना दिया है यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो मैकेनिज्म देखते हैं इसका होगा क्या। मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे क्या होने वाला है। तो भाई साहब यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड ऐसा दिखता है और हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसा दिखता है। तो AlCl3 के प्रेजेंस में होता क्या है कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड आकर के इसको चिपक जाता है, ठीक है। लाइक ये पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, पता होगा ना तुम लोगों को, 2 पाई बॉन्ड है, ये इस पे जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। जब ये पॉजिटिवली चार्ज तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जाएगा और क्लोरीन कार्बन पे जाएगा। ये तो चमक गया होगा तुम लोगों को, है ना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, HC
डबल बॉन्ड में एक N तो बचा ही है, मतलब 2 डबल बॉन्ड तो बचा ही है, एक ही बॉन्ड टूटा है, N पे लगा है H और C पे लगा है Cl। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब इसके बाद ये चीज़ जा कर के बेंजीन रिंग पे लगेगी, देखेंगे कैसे लगती है। तो यहाँ पर एक्चुअली अब AlCl3 अपना और कमाल दिखाएगा। अब तक तो AlCl3 ने अपना इतना कमाल दिखाया नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर AlCl3 अपना और कमाल दिखाएगा। वो क्या करता है, वो Cl माइनस बना करके इसको निकाल लेता है, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही खतरनाक अनस्टेबल होता है। तो होता ये है कि ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर OH है। अब मैं काम करती हूँ ना, इसके ऐसा इसको ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास HCCl और C डबल बॉन्ड NH, ये जो है, तो अब AlCl3 क्या करता है, अब की बार AlCl3 इस Cl माइनस को यहाँ से Cl प्लस बना करके निकाल, मतलब Cl को यहाँ से Cl माइनस बना करके निकाल लेता है। कार्बन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन यहाँ अटैक कर देता है, क्योंकि आप सबको पता है पाई बॉन्ड है तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ऑर्थो पे क्यों नहीं अटैक किया, तो भाई ऑर्थो पे भी अटैक करा सकते हो, पर OH ग्रुप के कारण हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ा कंपाउंड है, ठीक है। तो OH के कारण हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा असेसिबल पोजिशन उसके लिए पैरा होती है, इसीलिए प्रीडोमिनेंटली पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो प्रोडक्ट। मैं ये कह ही नहीं रही कि ऑर्थो नहीं बनेगा, ऑर्थो बनेगा, पर ऑर्थो कम क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है। पैरा जो है वो मेजर बनेगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ ऑर्थो भी लिख सकते हैं, बट दैट विल बी द मेजर, नहीं माइनर वन, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन ने यहाँ पे अटैक मार दिया। अब जब कार्बन ने अटैक मार दिया तो देखो हुआ क्या है कि यहाँ पर तो OH एज इट इज़ रखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, उसका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NH, इस तरह की चीज़ जो है मेरे को मिल चुकी है, ठीक है। अब ये बन गया है, अब करो इसका हाइड्रोलिसिस। अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखें मेरे बच्चों क्या होने वाला है। यहाँ पर यहीं कर दूँ क्या हाइड्रोलिसिस, चलो यहीं कर देते हैं हाइड्रोलिसिस H2O, ठीक है। तो होता ये है कि हाइड्रोलिसिस होने पर वही एक एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक H एक एक O, इस तरह की चीज़ लगेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली निकाल देती हूँ, ये NH2 और NH3 अमोनिया बनकर निकल गया है, और ये यहाँ पर O जो है बन चुका है, ठीक है। आप चाहें तो एक एक पाई बॉन्ड तोड़कर ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है, आप चाहें तो जैसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे करना पसंद करती हूँ, तो सिंपल से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर OH लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H, दैट इज़ वही हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और अमोनिया उड़ चुका है। HCl के साथ अमोनिया फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड। तो कुछ कुछ रिएक्शंस में यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिखकर मिलता है, कुछ कुछ रिएक्शन में अमोनिया अलग से निकल कर मिलता है, एक ही बात है। तो देखेंगे बड़ा प्यार से कि हुआ क्या है एक्चुअली, गैटरमैनल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। क्या हुआ है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड और HCl। तो सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ने अपना जुगाड़ जमा लिया, अपना जुगाड़ जमा करके यहाँ पर ऐड हो गए हैं दोनों। दिस इज़ अ सिंपल एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड टूटा है, H उधर ऐड हुआ है, Cl इधर ऐड हुआ है। फिर एनहाइड्रस AlCl3 ने यहाँ से Cl माइनस निकाला, कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बनाया, वो जा करके बेंजीन पे अटैक किया पैरा पोजिशन पे, क्योंकि ऑर्थो हिंडर्ड थी, ठीक है। पैरा पे अटैक किया, सिंपल इस तरह की चीज़ बन गई। मैंने हाइड्रोलिसिस करा लिया, अमोनिया उड़ गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या कहते हो, मज़ा आया, पसंद आया, क्या कहते हो बच्चों? तो लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट मैं चाह रही थी कि फिनॉल की सारी केमिकल रिएक्शंस एक ही जगह पर आ जाएं, ठीक है, और होगा अभी थोड़ा सा बड़ा। चलो बढ़ते हैं आगे। सो डियर ऑल, चलते हैं आप इस गेटरमैन फॉर्मुलेशन के आगे, ठीक है। देखते हैं अब इसकी आगे कौन सी रिएक्शन है।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रीमर टीमन रिएक्शन. ओके, लेट मी टेल यू कि दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रिएक्शंस, रीमर टीमन रिएक्शन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो. ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन बेटा बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लो. रीमर टीमन रिएक्शन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कौन करता है रीमर टीमन रिएक्शन? फिनॉल करता है. ठीक है, और क्या बनता है? तो सैलिसिलाल्डिहाइड बनता है. बेसिकली ये रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं. एक इसमें सैलिसिलाल्डिहाइड बनता है और एक इसमें सैलिसिलिक एसिड भी बनता है. आई एम गोना टेल यू बोथ. ठीक है, दोनों बताऊंगी मैं. दोनों के लिए रिएजेंट्स अलग अलग होते हैं. तो देख लेते हैं. यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है. तो भाई सैलिसिलाल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म होता है, इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? तो भाई विद द हेल्प ऑफ फिनॉल की मदद से. एंड अल्कोहलिक KOH चाहिए मुझे, एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3 चाहिए. ठीक है, नाउ दिस इज़ द मेन थिंग, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH. ठीक है, KOH बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये दोनों चीज़ें ही है. ठीक है, यही दोनों चीज़ें हैं जो कि हमारे फिनॉल को सैलिसिलाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं. नाउ रिएक्शन कैसी होगी? लेट मी टेल यू दैट. पहले मैं बता देती हूँ रिएक्शन कैसी होगी और फिर उसके पूरे मैकेनिज़्म पे बात करेंगे. इसका मैकेनिज़्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी केमिकल रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे. ठीक है, देखो बात करते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर. यहाँ पर बेटा मैं लेने वाली हूँ फिनॉल, और फिर यहाँ पर रहने वाला है अल्कोहलिक KOH. यही अल्कोहलिक KOH और CHCl3 हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट. अगर यहीं मेरे फिनॉल के जगह एनिलीन रहेगा ना, फिनॉल के जगह एनिलीन रहेगा तो वो आइसोसाइनाइड टेस्ट हो जाएगा. यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाएगा. पर यही रिएजेंट अल्कोहलिक KOH एंड CHCl3 अगर एनिलीन के साथ लिया जाएगा तो आइसोसाइनाइड बनाएगा. वो हम अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे फिनॉल के साथ लिया हुआ है तो बनाएगा सैलिसिलाल्डिहाइड. नाउ व्हाट इज द सैलिसिलाल्डिहाइड? सो दिस इज आवर सैलिसिलाल्डिहाइड. यहाँ पे बन जाएगा, लग जाएगा COH. ठीक है, देखो यहाँ पर अल्डिहाइडिक कार्बन लगा है. पिछले रिएक्शन में भी हमने यही बनाया था. यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बनाया था, पैरा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाया था. पैरा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाना है तो मुझे गैटरमैन सिंथेसिस करना पड़ेगा और मुझे HCN और HCl लेना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. सो आई कैन मेक दिस पैरा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. And if I wanted to make orthohydroxyaldehyde, benzaldehyde, that is my salicylaldehyde, so I have to take alcoholic KOH along with CHCl3. ठीक है ना, विथ फिनॉल. तो मुझे यहाँ पे फिनॉल के साथ ये चीज़ लेनी पड़ेगी तब मैं ये बना सकती हूँ. अच्छा, गैटरमैन सिंथेसिस में क्या होगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. हाइड्रोजन साइनाइड पे एडिशन होगा HCl का और उसके बाद फिर AlCl3 अपना काम दिखाएगा और फिर हाइड्रोलिसिस में करूँगी, अमोनिया उड़ जाएगा और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा. जबकि यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ तो हम इसके मैकेनिज़्म पे बात करते हैं कि किस प्रकार का मैकेनिज़्म इसका होने वाला है. बढ़िया सा कोई कलर लिया जाए इस बार. चलो, इसके मैकेनिज़्म की अगर मैं बात करूँ तो देखते क्या होगा. ठीक है, जैसे वहाँ हाइड्रोजन साइनाइड और HCl ने एडिशन रिएक्शन की थी और कुछ तो अलग चीज़ कर दी थी, वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है. यहाँ पर ये KOH और CHCl3 कुछ करेंगे. ठीक है, देखें क्या होने वाला है. CHCl, ClCl और KOH बेस है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें होंगी. अब बेस है तो क्या करेगा बेटा? बेस है तो क्या करेगा बोलो? एसिड निकालेगा, सबको ही पता है. तो बेस है तो एसिड निकाल लेगा. यहाँ से HCl रिमूव हो चुका है. ठीक है, HCl रिमूव हो चुका है और विथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आई एम गेटिंग अ स्पीशी. कुछ इस प्रकार की चीज़ मुझको मिल रही है. ठीक है,
व्हाट आई एम गेटिंग इज Cl प्लस HCl। यहाँ पर हुआ ये है कि यहाँ पर इस तरह की स्पीशी मिल गई है, अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन हुआ है। देखो अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन, मैंने जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया था तब बताया था अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन से क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा से क्या बनेगा, अल्फ़ा गामा से क्या बनेगा, सब बताया था। तो यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन हुआ है जो कि आपको डाईक्लोरोकार्बीन नाम की एक स्पीशी बनाकर इसने दिया है। डाईक्लोरोकार्बीन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है बट न्यूट्रल है। देखो कार्बन इज हैविंग 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6। कार्बन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट येट इट इज़ न्यूट्रल है। डाईक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, ये बताया भी है कार्बीन के बारे में पहले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और न्यूट्रल है बच्चों, ठीक है। और एक्चुअली यही हमारा इंटरमीडिएट है जो कि इस रिएक्शन में हमें काम देता है। यही इंटरमीडिएट है जो कि रिएक्शन को आगे बेटा प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये देखेंगे क्या करता है। तो चलते हैं आगे, अगले पेज पे लेते हैं हमारा फिनॉल। और फिनॉल है तो कुछ इस तरह की चीज़ है, O-, ठीक है। KOH है तो KOH क्या करेगा, KOH इसका भी H+ खा जाएगा, फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो अब होगा यूं कि भाई ये वाला जो O- है होगा क्या क्या कह सकते हो कि ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी, सिमिलरली ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा, ऐसा दिखेगा तो क्या होगा, देखो ज़रा कि जब मैं आगे जाऊंगी तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिखेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये दिखाई देगा, सही है। सो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो जो मेरे पास डाइक्लोरोकार्बीन है वो डाइक्लोरोकार्बीन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्ट हो जाएगा। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ जब होती है तो वो किससे अट्रैक्ट होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ से ही अट्रैक्ट होती है ना। तो दिस डाइक्लोरोकार्बीन विल गेट अट्रैक्टेड टू दैट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी ओवर देयर, ठीक है। और वो जाके उस पर अटैक कर लेगी, किस पे, उस नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज चीज़ पे जा कर के अटैक कर लेगी। और जैसे ही वो उस पर अटैक करेगी, यानी मैं यहाँ पर ये बना सकती हूँ कि भाई ये जैसे ही इस पर अटैक करेगी, ये जैसे ही इस पर अटैक करेगी आगे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आगे क्या होगा, तो यहाँ देखो मैं एक्चुअली इसको ऐसा बना लेती हूँ, यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पे Cl, ठीक है। अब कार्बन का जो डाइक्लोरोकार्बीन का जो कार्बन था वो न्यूट्रल था, ठीक है। ये खुद पहले में अपने आप में न्यूट्रल था। अब वो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज चीज़ पे जाकर अटैक करेगा, वो खुद से क्या हो जाएगा, वो खुद हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये खुद नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखेंगे ध्यान से। अब मेरे पास KOH भी है, ठीक है। अब मेरे पास KOH भी है, देखेंगे ध्यान से कि आगे क्या होगा। तो होगा ये कि हम सब देख पा रहे हैं कि कार्बन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ चुका है, पर वो जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। हमेशा आप सब ने पढ़ा हुआ है, हम सब ने देखा हुआ है कि भाई जितना ज़्यादा चार्ज कॉन्जुगेशन में रहता है ना, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ज इतना स्टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे पता है, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, सबको पता है भाई यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, वहाँ से H+ बन करके निकल जाएगा बेटा। वो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। H+ बन करके निकलेगा, ये बॉन्ड एक्चुअली यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, O- बन जाएगा। और ये H+ इस कार्बन पे जाएगा तो कार्बन -H+ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि मेरे पास कुछ इस तरह की स्पीशी बनेगी। देखो क्या हुआ है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ और आसान तरीके से बताती हूँ। देखो ये H+ निकला यहाँ से, तो ये इस वाले इस पे आ गया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ भी नेगेटिव है, इस कार्बन पे भी नेगेटिव है, ये H+ है, तो ये H+ जाके इस कार्बन पे जुड़ गया, ठीक है। ये H+ जाके इस कार्बन पे जुड़ गया, तो देखो क्या चीज़ बनी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड यहाँ आया तो इस पे आया नेगेटिव।
और ये कार्बन पे 2 क्लोरीन ऐसे ही थे, ये H+ इस कार्बन पे जुड़ गया तो ये बन गया। क्या कहते हो, कुछ समझा? समझा क्या, बताओ ज़रा। अब ये नेगेटिव वापस यहाँ आ गया, बॉन्ड बन गया, तो ये ऑक्सीजन पे चार्ज वापस चले जाना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, पेंटावैलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या होगा, देखो इस तरीके से ऐसा कुछ बन गया है, यानी ये बन गया है O निगेटिव, ये ऐसा बन गया है। ठीक है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड आ चुका है, बेंजीन कंप्लीट हो चुका है, CCl ऐसा कुछ बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मेरे पास KOH है, KOH है तो मैं क्या कराऊँ, OH- है। ठीक है, तो अब ये OH- क्या करेगा, अब ये OH- जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन लीविंग ग्रुप है वो लीव करेगा। ठीक है, जैसे ही ऐसा होगा तो क्या होगा, जैसे ही ऐसा होगा तो होगा ये कि ये बेंजीन एज इट इज़, ये O-। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उधर उधर लिखूँगी तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। C पे आएगा OH, Cl और H, ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली मेरे पास और OH- है। ठीक है, और OH- है, सिमिलरली फिर से वही रिएक्शन होगी, फिर OH- इस कार्बन पे जाएगा, ये क्लोरीन फिर से लीव करेगा, फिर से क्या होगा, देखो फिर से वही होगा कि भाई ये जो है ये बेंजीन रिंग एज इट इज़, फिर कार्बन, ये एक OH, ये 2 OH, ये हाइड्रोजन, और Cl फिर से लीव कर चुका है, वहाँ भी एक Cl लीव किया, यहाँ भी एक Cl लीव किया। अब आप देख पा रहे हो एक कार्बन पर 2 OH, भाई सबको पता है अनस्टेबल होता है, फटाफट डिहाइड्रेशन कर दो। जैसे ही डिहाइड्रेशन करोगे क्या होगा, पानी निकला, पानी निकला तो हुआ ये कि डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ माई O निगेटिव, सॉरी यहाँ पे मैंने O निगेटिव रखना था, यहाँ भी मैंने O निगेटिव रखना था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो इसका। आप जैसे ही एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे वैसे ही आपके पास फिनॉल मिल जाएगा और यहाँ पे CHO मिल जाएगा। दिस इज़ माई बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड नहीं भाई, सैलिसिलाल्डिहाइड, दिस इज़ माई सैलिसिलाल्डिहाइड, अल्डिहाइड। क्या कहते हो, कैसे हुआ है मैकेनिज्म, क्या हुआ है, समझ में आता है क्या? देखो ज़रा क्या हुआ है। पहली स्टेप तो समझी होगी, पहली स्टेप तो बहुत आसान है। पहली स्टेप में क्या हुआ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया था अलॉन्ग विथ KOH, तो KOH बेस है, बेस ने क्या किया, एसिड निकाल लिया। ठीक है, ये जो एसिड निकला है एक्चुअली यही हमारी आखिरी स्टेप में काम आ रहा है। यहाँ से HCl निकला और बन गया इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन। यही डाइक्लोरोकार्बीन भूखा है बेचारा, ठीक है, बट चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो होगा ये कि यही डाइक्लोरोकार्बीन जाके हमारे बेंजीन रिंग पे कूदेगा, बिकॉज आवर बेंजीन रिंग इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये जाके कूद गया। ठीक है, अब कूदा तो कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल गेट नेगेटिव चार्ज, तो बाजू का H+ कार्बन ने खाया तो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव आ गया, फॉर्मिंग अ कंप्लीट बेंजीन रिंग हियर फिनॉक्साइड आयन के साथ, और साथ में CHCl2। फिर तो क्या है, फिर तो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन को धीरे धीरे रिप्लेस करा दो OH से, SN रिएक्शन हो रही है, सबको पता है। तो यहाँ पे एक कार्बन पे 2 OH है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ सैलिसिलाल्डिहाइड। क्या कहते हो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, आई नो, बट मैं चाह रही थी कि फिनॉल के सारे केमिकल रिएक्शंस एक ही जगह पर मिल जाएं तो अच्छा है। स्प्लिटेड होंगे तो फिर ऐसा रहेगा कि यार कौन सा रिएक्शन किस वीडियो में है, फिर कंफ्यूजन होगा, तो मैं चाह रही थी एक ही वीडियो में मिल जाएं सारे। क्या कहते हो, देखो ज़रा कुछ समझ आ रहा है? सो दिस वॉज रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन को जब हम आगे ले जाएंगे तो उसे रीमर-टीमन कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, रीमर-टीमन कार्बोक्सिलेशन। इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे दूसरे रिएक्टेंट, दूसरे रिएजेंट के साथ। वो मैंने तुम्हें कहा था ना, सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, बनता है। तो रीमर-टीमन कार्बोक्सिलेशन जिसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई सैलिसिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, सैलिसिलाल्डिहाइड बनाया था अभी बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, क्या यूज़ करते हैं हम,
फिनॉल यूज़ करते हैं एंड CCl4 एंड एक्वस KOH या अल्कोहलिक KOH व्हाटएवर, ये यूज़ करते हैं हम, ठीक है, फिनॉल के साथ, CCl4 के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन बहुत इजी रिएक्शन है ये, तो देखेंगे बहुत ही आसान रिएक्शन है, सिंपल है। फिनॉल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, साथ में Cl 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 और है KOH। KOH क्या करेगा हमेशा की तरह, बताओ ज़रा, दो काम है, या तो एसिड निकालता है या तो क्लोरीन को लीव कराता है। तो यहाँ से निकाल दिया एसिड, तो ये CCl3 जाकर चिपक गया फिनॉल के ऊपर, ठीक है। जब चिपका तो रिएक्शन कुछ इस तरह की हो गई, देखो OH, यहाँ पे आ जाएगा Cl Cl Cl। अब क्या करोगे, 3 क्लोरीन है, OH है, SN रिएक्शन करवा दो, OH को Cl को रिप्लेस करवा दो, किससे, OH से। देखो अगर मैं KOH लगाऊं एक्वस मीडियम में एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा, ऑल द 3 क्लोरीन्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय दीज OH मॉलिक्यूल्स। एक कार्बन पे इतने सारे OH हैं तो उसे 10 लग जाएंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब लूज मोशन हो जाएंगे वाटरी वाले, ठीक है, बेचारा पानी निकल आएगा। पानी निकल आया तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ हो जाएगी OH, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। दिस इज नाउ सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ये तो बहुत इजी मैकेनिज्म था, एक्चुअली पुराना वाला भी इजी था, उसमें भी वही तो हुआ था, बस वो कार्बीन जो था वो न्यूट्रल था, तो नेगेटिव चार्ज कैसे आया, फिर H+ शिफ्ट हुआ, फिर बेंजीन रिंग रिप्रिपेयर हुई, वो वाली कुछ चीज़ें हैं। तो वो तो 1-2 बार 3 बार मैकेनिज्म लिख लोगे तो बन जाएगी चीज़ें। हाँ, बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी, और वो ये था हमारा कार्बीन इंटरमीडिएट, ठीक है। रीमर टीमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, इस बात पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो भी कार्बोक्सिलेशन वाली में नहीं, सैलिसिला अल्डिहाइड वाली में, ठीक है। तो हियर वी गो विद द रीमर टीमन रिएक्शन। ज़्यादा नहीं बची है, 2-3 रिएक्शंस ही बची होगी। दिस इज कोल्बे-स्किमिट रिएक्शन। कोल्बे-स्किमिट में क्या होता है देखेंगे। तो कोल्बे-स्किमिट रिएक्शन में एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड अभी रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन से भी बना था और कोल्बे-स्किमिट से भी बनता है। कैसे बनता है तो देखो बताते हैं यहाँ पे कि भाई सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है, इज फॉर्म्ड बाय सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड चाहिए मुझे, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही इजी मैकेनिज्म, वेरी इजी मैकेनिज्म, वेरी इजी मैकेनिज्म। देखो क्या है, बेसिकली सोडियम फिनॉक्साइड लिया है मैंने यहाँ पे, तो O- ले लेती हूँ, ठीक है। चलो Na+ भी ले लो, बेचारा गरीब है ना। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, C डबल बॉन्ड O। क्या होगा समझ सकते हो, पोलर बॉन्ड है, CO बॉन्ड इज पोलर, O- है, O- आएगा, कार्बन पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, क्या कहते हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी। क्या बन जाएगा देखो कि भाई ऐसा कुछ होगा कि ये बेंजीन है, ये O- है, ठीक है। तो ये O- बेसिकली इस कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ा, डबल बॉन्ड O, और इधर पे ये O- था और ये बन गया Na+, ठीक है। भाई ये आ गया ना वो माइनस, तो ये Na+, अब इससे जुड़ जाएगा, इससे तो कार्बन जुड़ गया है, इस तरह की चीज़ बन गई, ठीक है। फिनिल सोडियम का कुछ सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब क्या होना है, तो अब ये होना है कि यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट। देखो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा बेटा। कैसा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये स्पीशी बन गई है थोड़ी सी अनस्टेबल, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन ऑक्सीजन पे निकल लेगा और ये कार्बन इधर पे आके चिपक जाएगा। ये C+, ये कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, वो यहाँ पे आके चिपकेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके चिपकेगा। इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये थोड़ा अनस्टेबल है, ठीक है।
तो रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट जब होगी तो यहाँ का हाइड्रोजन इस पे आके लगेगा, इट विल फॉर्म O नेगेटिव, और यहाँ पे बन जाएगा COO माइनस और Na प्लस। ठीक है, ये पूरा पोर्शन ऑर्थो पे आके लग गया। अब इसका क्या करना है? अब इसका सिंपल है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू दिस सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड के फॉर्मेशन के दो मेथड, कोल्बेस किमिट और रीमर-टीमन कार्बोक्सिलेशन। सैलिसिलाल्डिहाइड का सिर्फ रीमर-टीमन रिएक्शन। तो सैलिसिलाल्डिहाइड बनता है किससे? क्लोरोफॉर्म और KOH से। सैलिसिलिक एसिड बनता है एक तो CCl4 और KOH से, दूसरा फिनॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। समझते हो? समझते हो? तो वैसे आगे और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं एक्चुअली। मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, और क्योंकि सारी रिएक्शंस अभी नई नई आ रही हैं तो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एकदम सैचुरेशन हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास आगे का पूरा लेआउट बना हुआ है। मैंने सोचा था कि आज फिनॉल पूरा ख़त्म करूँगी, है ना, और बहुत एकदम अपने आप से लड़ भिड़ के बहुत सारा बना ही लिया इतना बड़ा वीडियो। पर ये एक चीज़ है कि अगर तुम लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में तो फिर क्या मतलब है। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना इसके बाद की केमिकल रिएक्शंस और टेस्ट अपन अगले वीडियो में कवर करें, क्योंकि तुम्हारे लिए आज बहुत सारी रिएक्शंस नहीं हुए हैं, ठीक है, और वो भी सभी ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म्स हैं लाइक और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना भाई इसके बाद का जो है वो अपने को कल ही दिया जाए, ताकि क्या हो कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में मिलेगा तो तुम लोगों के लिए भी एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो यही सही रहेगा आई थिंक। फिर डिस्कस कर लेंगे, मैं दूसरा पार्ट बना लेती हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग बोलोगे कि आज ही दे दो तो मैं आज ही दे दूँगी बिल्कुल, है ना, और बोलोगे कि कल दो तो मैं कल दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को तो अभी यहाँ पे एंड अप करते हैं, और फिर अगली बाकी की केमिकल रिएक्शंस जो हैं फिनॉल की, और जो फिनॉल के टेस्ट हैं वो अपन अगले पार्ट पे कवर करते हैं अलॉन्ग विथ ईथर्स, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ, है ना, और फिर फटाफट से अगले पार्ट पे मिलते हैं फिनॉल की अगली रिएक्शंस के साथ। तो टिल देन अच्छे से करो ये सारे मैकेनिज़म्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़म्स हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज़म्स हैं, और बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन मैकेनिज़म्स के ऊपर, है ना। इसीलिए एक्चुअली वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक बार में खिला दूँगी तो क्या हो जाएगा, पेट ख़राब हो जाएगा तुम्हारा भी, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा तुम्हें भी। तो इसीलिए फिर मिलो अगले लेक्चर में, है ना। तो आगे की रिएक्शंस करते हैं, और टिल देन थैंक यू and goodbye.